चैट तो उसका जवाब ना दें, बल्कि माइक खोलकर माइक पे बात करें मुझसे, क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर मुझे चैट बॉक्स नजर नहीं आता या मैं चैट बॉक्स की तरफ ध्यान नहीं देता। माइक पे जब आप बोल रहे होते तो मुझे समझ में आती भी है, मैं उसको देखता भी हूँ। अच्छा, चैप्टर 3 हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर का, चैप्टर 2 हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर है, जो हम आज से इंशाल्लाह बाकायदा स्टार्ट लेंगे। पिछले हफ्ते इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था और कुछ छोटी छोटी सी बुनियादी सी बातें आपको बताई थी। अब इस हफ्ते इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 को बाकायदा स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, स्टार्ट से पहले कुछ बात है, वो ये कि नोट्स जो है वो आप लाजमी तौर पर कोचिंग से परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थ्रू आउट द ईयर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ चीजें समझाऊंगा, तो आपके पास नोट्स का मौजूद होना बड़ा जरूरी है। तो अब ऐसे मुझे प्रॉब्लम होगी कि मैं किसी वक्त बोर्ड पे कोई चीज समझा रहा हूँ, फिर उसको मैं आपको स्क्रीन शेयर करके नोट्स दिखाऊं, तो फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होगी। लिहाजा आपके पास नोट्स होंगे तो मुझे जरा आसानी रहेगी पूरे साल, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं। स्टार्ट ले रहे हैं इंशाल्लाह अभी सॉलिड स्टेट से। पहले सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर लिक्विड स्टेट पढ़ाऊंगा, फिर गैसियस स्टेट पे जाएंगे, क्योंकि गैसियस स्टेट हमारे पास ज्यादा तवील है बाकी दोनों स्टेट्स के मुकाबले में, और इसलिए उसको थोड़ा सा हम सुकून से पढ़ेंगे। पहले हम बाकी चीजों से अपना थोड़ा पेस बनाएंगे, तो फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से अगर मैं सॉलिड स्टेट की आपसे डेफिनेशन पूछूं, तो आप क्या मुझे बताएंगे डेफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट? Solid state have the definite shape and definite volume. ठीक है, गुड। State of matter, state of matter that has shape and volume। मैटर की वो स्टेट जिसकी डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है, डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम हो जिस चीज की, उसको हम क्या करें, सॉलिड स्टेट कहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को जानते हैं आप लोग? व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से कोई नो हाउ है बेटा किसी को? बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से किसी को कोई नो हाउ है? बेटा आवाज आ रही है मेरी? बेटा आवाज आ रही है? सर याद नहीं। अच्छा, एक मिनट बेटा वेट कीजिए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो पॉइंट्स है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, वो क्या पॉइंट्स हैं, वो अभी आगे चलेंगे तो हम उसकी भी बात करेंगे। सॉलिड, एक जो बहुत कॉमन पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, वो मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूँ। वो क्या है, क्या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का? ऑल मैटर सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। बाकियों को भी कट के आ रही है बेटा मेरी आवाज? जी सर, बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, तो मैं फैन बंद करता हूँ, शायद तो कुछ हल हो जाए। कुछ बेहतरी लगी बेटा? जी सर। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी एंड इनविजिबल, वेरी टाइनी पार्टिकल्स लिख लेते हैं, टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, कॉल्ड मॉलिक्यूल।
अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है कि इस दुनिया के जितने भी मैटर हैं, तमाम के तमाम मैटर बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको इन्होंने क्या नाम दिया? काइनेटिक मॉलिक्यूल। उनको इन्होंने क्या नाम दिया? मॉलिक्यूल का नाम दिया। अच्छा, एक बात आप लोग जानते हैं, वो क्या? कि मॉलिक्यूल इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता, बल्कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है? एटम होता है। इटसेल्फ मॉलिक्यूल भी जो होता है वो एक दो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसा ही है ना कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में इस हवाले से बात की हुई है, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, तो पहले ये एक थ्योरी है जिसकी बुनियाद पे ये पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, ये एक थ्योरी है जिसकी बुनियाद पर ये पूरा चैप्टर चलेगा और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारे रीजंस आते हैं जो हम बारी बारी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहली बात ये याद रखनी है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि तमाम के तमाम मैटर्स जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने और उन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को नाम जो दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को नाम दिया गया है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूल के बाद अब अगर मैं बात करूं कि एटम मतलब जो ये सॉलिड्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, सॉलिड के हवाले से आपने मुझे एक बात बताई, सॉलिड्स के हवाले से आप लोगों ने मुझे क्या बताया? सॉलिड्स के हवाले से आपने मुझे बताया कि सर सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंसेस which have definite shape and definite volume। तो ये डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम का क्या मतलब है? क्या इसको कोई लफ्जों में बयान कर सकता है? सर डेफिनेट शेप का मतलब कि ये एक अपने शेप में ही रहते हैं और उससे अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। अपनी शेप चेंज नहीं करता। देखो, पोजीशन एक अलग बात है और शेप एक अलग बात है। ठीक है, सही है, तुमने खैर अपने अपनी दानिश के हिसाब से सही जवाब दिया। वॉल्यूम के हवाले से मुझे अगर कोई बताना चाहे। वॉल्यूम भी सेम रहता है। हाँ, वॉल्यूम सेम तो रहता है, बट व्हाट इज डेफिनाइट वॉल्यूम? डेफिनाइट वॉल्यूम का मतलब है सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम यदि जो तुम बता रही हो। ठीक है, बट व्हाट इज डेफिनाइट वॉल्यूम? अगर इसको मैं लफ्जी बयान करूं जैसे आसिफ ने भी किया, देखो डेफिनाइट शेप से मुराद ये है कि देखो इस मार्कर का ये शेप ऐसा है, इसको मैं गिरा दूं, उधर फेंक दूं, कुछ भी करूं, इसका शेप ऐसे ही रहेगा अंटिल मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स ना अगर इसको तोड़ या काट ना दूं, तब तक इसके शेप में कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसे ही है ना? तो इसको कह रहे हैं हम डेफिनाइट शेप। एंड व्हाट इज डेफिनाइट वॉल्यूम? डेफिनाइट वॉल्यूम का मतलब है कि इससे जितनी जगह घेरनी है ना इस चीज ने, जो उतनी जगह घेरेगा, चाहे मैं इसका चूरा भी कर दूं, तो चूरा कर दूं मतलब इसको काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन तब भी अगर सारे टुकड़ों को मैं एक जगह जमा कर दूं तो जितने टुकड़े एक जगह घेरेंगे उतने पूरे मार्कर साबुत मार्कर में जगह घेरेंगे। वॉल्यूम का मतलब है स्पेस जो ऑक्यूपाई होता है और शेप का मतलब किसी भी चीज का जो स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को इसमें कोई परेशानी अभी तक, कोई बात कोई ऐसी जो कंफ्यूज कर रही हो, प्रॉब्लम कर रही हो? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक, नहीं सर। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है, यानी कि कोई भी सॉलिड जो होता है उसकी क्या खुसूसियात होती है। कुछ खुसूसियात के ऊपर बात करेंगे जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी और फॉर्मेबिलिटी, डक्टिलिटी, मेल्टिंग, इन सब चीजों पे कुछ ऐसी बहुत ही खास किस्म की, बहुत आम किस्म की कुछ खुसूसियात के ऊपर बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पहली चीज आ जाती है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, अच्छा, जब हमारा जो पैटर्न होगा, हमारा इस चैप्टर का पैटर्न पढ़ने का क्या है, हम पहले एक स्टेट स्टार्ट करेंगे जैसे अभी हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट की। इस सॉलिड स्टेट को हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बुनियाद पर बताएंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बुनियाद पर बताने के बाद हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट की, यानी कि सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की जनरल प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं। फिर हम कुछ उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उस स्टेट के मुताबिक जो और टॉपिक हमारे कोर्स में है हम उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कंप्रेसिबिलिटी। तो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? कोई इसको मुझे बता सकता है?
सर मतलब कि कंप्रेस करना, दबाव करना, दबाना। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया मुझे कि से खींचना। क्या कह रही हो बेटा, दोबारा बोलो। मतलब कि कितना वो कंप्रेस हो सकता है, मतलब जैसे कि रबर बैंड है तो उसको कितना हम कंप्रेस कर सकते हैं, कितना खींच सकते हैं। सही है। अच्छा देखो क्या है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम, सही है, विद इंक्रीज इन प्रेशर, ये है कंप्रेसिबिलिटी। डिक्रीज इन वॉल्यूम विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम करो। अच्छा देखो असल में क्या होता है, दिखाइए सॉलिड का, ठीक है, इस टुकड़े में सॉलिड के बहुत सारे एटम्स होंगे, इस टुकड़े में सॉलिड के बेतहाशा एटम्स होंगे। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि बात को जल्दी कर सके, ठीक है। अब ये देख रहे हो सॉलिड के एटम्स होंगे। अब जरा गौर करो इन एटम्स की अलाइनमेंट की वजह से बीच में। सर आपकी आवाज बहुत वो हो रही है। क्या हो रही है बेटा? सर आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा भाई अब जरा ध्यान दो, देखो जब हमने इन एटम्स को अलाइन करके देखा तो हम एक चीज क्या देख रहे हैं, हम एक चीज देख रहे हैं कि अलाइनमेंट के बाद इन एटम्स के बीच बीच में, इन एटम्स के यहाँ बीच बीच में, ये देखो इन एटम्स के बीच बीच में गैप्स हैं बहुत सारे, देख रहे हैं इन एटम्स के यहाँ बीच बीच में गैप, सही ना, खाली जगह है बहुत ज्यादा। जब हम प्रेशर लगाते हैं ना, यानी कि मैं इस सॉलिड, जो भी कोई सॉलिड है मेरे पास, इस सॉलिड पे यहाँ ऊपर की तरफ से प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दूं, जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज वो जो देखा होगा आप लोगों ने, बर्तन वर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल होता है, स्पंज को तो देखा ही होगा आप लोगों ने, देखा है ना? यस सर। तो जब मैं इसको दबाऊंगा, सही है, दोनों तरफ से ताकत लगाकर इसको मैं दबाऊंगा, तो दबाने से क्या होगा, दबाने से ये जो एटम्स के दरमियान का गैप होगा ये फिलअप होना शुरू हो जाएगा, एटम्स इन जगहों पर इन गैप्स के करीब आना शुरू हो जाएंगे। भाई देखो अभी ये मार्कर ऐसे दूर दूर है एक दूसरे से, ठीक है, अब मैं इनको ऐसे करके करीब लाऊं, अभी जैसे यहाँ पर देख रहे होगे, चीज दिखाता हूँ, देखो अभी मार्कर के जो, जब मैंने इसको रखा ऐसे, तो मार्कर इनको फोकस करके देखो, तो यहाँ मार्कर के बीच में गैप नजर आ रहा है, ऐसा ही है ना? ऐसे ही इन एटम्स के दरमियान भी गैप होता है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसको फोर्स लगाना शुरू कर दूं, ऐसे करके फोर्स लगाना शुरू कर दूं, तो वो गैप खत्म हो गया। यस सर। जब लगाया तो वो गैप खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर होता है। जी सर। एटम्स के दरमियान का जो ये गैप होता है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये गैप फिलअप होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस गैप के फिलअप होने की वजह से क्या होता है, अगर उस सॉलिड का साइज फॉर एग्जांपल ये है, जब चूंकि एटम थोड़ा थोड़ा सुपड़ के करीब हुए तो यहाँ पर इसका जो साइज होगा वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, सही है? यस। क्लियर हो गई बात? यस क्लियर। जी सर। ये मैंने आपको काइनेटिक, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसको हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पर कंप्रेसिबिलिटी की एक्सप्लेनेशन। यानी आपसे कोई बोले कि भाई जरा ये कंप्रेसिबिलिटी को, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी को आप ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करो, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। अंग्रेजी में किस तरीके से बोलोगे? एज वी ऑल नो दैट according to kinetic molecular theory, there are some spaces left when solid atoms jointly packed with each other. When we apply pressure on any solid, these gaps are filled by atoms and ultimately solid becomes compressed. ये हो गई एक्सप्लेनेशन, ठीक है? यस। समझ में आई? जी सर। जी सर। अच्छा, अगली चीज है हमारे पास डिफॉर्मिटी।
सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अब सही आ रही है? अब सही आ रही है बेटा आवाज? जी अब सही आ रही है। ओके। जी सही आ रही है। डिफॉर्मिटी क्या है? चेंज ऑफ शेप बाय हाई एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा हो, उसके नतीजे में शेप का जो चेंज हो जाना है उसे हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिटी कहते हैं। अब सर फिर कंप्रेसिबिलिटी और डिफॉर्मिटी में क्या फर्क है? देखो कंप्रेसिबिलिटी में ना शेप चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ थोड़ा सा पिचक रहा है, दब रहा है। जैसे स्पंज है, स्पंज को लेकर दबा दो, हाथ फोर्स हटाओगे, हो सकता है स्पंज वापस अपनी जगह पर आ जाए, नहीं भी आ जाए तो चिपटा ही हो जाएगा बस, और ज्यादा कोई शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक लोहे की वो लूं, स्टील की वो ले लूं, एक पतली सी पट्टी ले लूं और उसको ऐसे करके बेंड करूं, मोड़ू, तो क्या होगा? वो जो लोहे का टुकड़ा होगा वो इस तरीके से मुड़ जाएगा। इसको कहते हैं डिफॉर्मेशन। पर समझ में आया बेटा कंप्रेसिबिलिटी और डिफॉर्मेशन का? यस सर। जी सर। जी लगती सर। दोनों एक जैसी हैं लेकिन दोनों में फर्क है। सही है। अच्छा, जब मैं लोहे के उस रॉड को मोड़कर एक पर्टिकुलर शेप बनाऊंगा तो वो शेप परमानेंटली उसका हो जाएगा, ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं ना कि मैंने एक बार ऐसे करके मोड़ा, उसके बाद जैसे मैं फोर्स हटाऊंगा वो वापस ऐसे करके सीधा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। पर सर इस तरह को, पर सर इन दोनों को ऐसे भी तो कंपेयर किया जाए, कंप्रेसिबिलिटी में लॉन्ग लास्टिंग शेप नहीं होता और डिफॉर्मेटिंग में लॉन्ग लास्टिंग शेप रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात तुमने कही और बहुत अच्छा पॉइंट तुमने रेज किया, बिल्कुल ऐसे ही कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो जो मैंने अभी एक मिसाल ली ना रॉड वाली, उसी को समझ लेते हैं। ये एक मेरे पास रॉड है, अब इस रॉड के अंदर एटम्स की मान लो 2 लेयर्स हैं, एटम्स की 2 लेयर्स हैं, तो छोटा कर लेते हैं, एक ही आ गई। ठीक है। अब मैं क्या करूं? मैं इसको यहां से पकड़ूं और इसको करके ऐसे बेंड करूं, तोड़ मोड़ूं। मान लो यहां मैंने बीच में सपोर्ट रख दिया और इसको यूं करके मोड़ रहा हूं नीचे से, यानी कि ऐसे रख के कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको समझाऊं, यानी कि ये लकड़ी एक समझ ले टेबल है, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने इसको यहाँ रख दिया और मैं इसको यूं करके मोड़ रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ से ये हिले नहीं और इसको मोड़ रहा हूँ, समझे? यानी कि यहां तक रख लिया, अब यहां से मोड़ रहा हूं, तो इस कुछ वक्त बाद इसकी शेप कैसी हो जाएगी? कुछ वक्त बाद इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। सही। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर वही अगेन मॉलिक्यूल्स की लेयर 2 ही है। यहां पर क्या हुआ कि जब यहां से मोड़ा ना, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल थे ये इसके पास से अलाइन होकर यूं आ गए, मतलब यहाँ नीचे की तरफ चिपक गए, बाकी सारे मॉलिक्यूल वैसे लाइन में लगे रहे। तो डिफॉर्मेशन एक ऐसा काम होता है जिसके अंदर फोर्स जो है ना उसे कहते हैं डिसलोकेशन, यानी कि एटम को उसकी लोकेशन से भटका देती है, और ऐसे भटका देती है कि एटम परमानेंटली उस नई 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 चीज को या नई जगह को अपनी लोकेशन, अपनी लोकेलिटी, अपना वजूद समझ में आई बात? जी सर। जी सर। इस बात को हम क्या कहते हैं? इसको हम डिफॉर्मिटी के एक्सप्लेनेशन कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। यहां पर हम ये जो छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं ना सॉलिड की, या आगे चल के लिक्विड की या गैस की पढ़ेंगे, तो हर इन प्रॉपर्टीज को ना हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करना होगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है? एटम्स के दरमियान डिसलोकेशन होती है। अब मतलब वो डिसलोकेशन क्या होती है? बेसिकली ऐसा होता है बेटा कि जब बहुत सारे एटम्स होते हैं, जैसे एक सॉलिड का टुकड़ा है, इसके अंदर एक ये एटम्स की लाइन है, इस तरीके से एटम्स की लाइन है। अब चलते चलते ना लाइन में बजाय सीधा होने के ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, इसे कहते हैं डिसलोकेशन। ये जो एटम्स यहाँ पर बजाय यूं सीधे आने के कैसे आ गए, कैसे हो गए? थोड़े टेढ़े हो गए। इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं बेटा, इस चीज को हम कहते हैं डिसलोकेशन। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि ड्यू टू डिसलोकेशन several solid substances show high amount of deformation। इस डिसलोकेशन पॉइंट की वजह से ही ये डिफॉर्मिटी होती है। अगर ये डिसलोकेशन नहीं होंगी ना, तो वो जब हम फोर्स लगाएंगे ना, तो मेटल हमारा टूट सकता है।
या जो सब्सटेंस है हमारा वो टूट सकता है। ठीक है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा होगा तो लकड़ी के टुकड़े को अगर मैं ऐसे करके फोर्स लगाऊंगा तो लकड़ी का टुकड़ा बजाय मुड़ने के टूट जाएगा, सही है ना। और लेकिन अगर उस जगह लोहे का टुकड़ा होगा तो उसको मोड़ना चाहूंगा तो वो मुड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों कि सर लोहा मुड़ जाता है, यानी कि लोहा डिफॉर्म हो जाता है और लकड़ी का टुकड़ा ब्रेक हो जाता है, डिफॉर्म नहीं होता। तो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा बेसिकली जो है वो उसमें डिस्लोकेशंस नहीं होती, उसके एटम्स प्रॉपर्ली अलाइंड होते हैं जैसे यहाँ पर। और जो मेटल होता है यानी कि लोहा, उसके अंदर इस तरह की डिस्लोकेशंस होती हैं तो वो डिफॉर्मिटी शो करता है। बात समझ में आई बेटा मेरी? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर, आगे सब ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल यही तक रखते हैं, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल होगी। ओके, ठीक है बेटा? जी ठीक है। ओके सर। चलो, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।